बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 सितंबर को पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माणाधीन टर्मिनल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को शेष निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए और हवाई अड्डे के विस्तारीकरण कार्य की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के मास्टर प्लान की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पटना एयरपोर्ट पर बेहतर सुविधाओं के लिए विस्तारीकरण के सभी आवश्यक कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी और जल निकासी की व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को यहां तक पहुंचने में कम से कम समय लगे। इस निरीक्षण में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ उपस्थित रहे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पैरालंपिक में अब तक हमारे खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 10 कांस्य पदक जीते हैं। आने वाले दिनों में हमारे खिलाड़ी 11 पदकों के लिए खेलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बेहतर सफलता मिलेगी। पिछले पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने 19 पदक जीते थे, लेकिन इस बार अब तक हमारे खिलाड़ियों ने 20 पदक जीते हैं, यानी हमारा प्रदर्शन टोक्यो पैरालंपिक से बेहतर रहा है। में से 84 हमारे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट करा और आज तक हमारे 3 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल हमारे खिलाड़ियों ने हासिल करा है। हम सब लोग चीयर फॉर भारत करके उसका हौसला बढ़ाए और आने वाले दिनों में 11 मेडल के लिए और हमारे खिलाड़ी खेलने के लिए उतरेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी जिस तरह से परफॉर्मेंस पैरालंपिक में कर रहा है उसको देखते हुए आगे भी हमें और अच्छी सफलता मिलेगी। पिछले पैरालंपिक में हमें 19 मेडल मिले थे, लेकिन अभी आज तक 20 मेडल हो चुके हैं, यानी कि हमारा परफॉर्मेंस टोक्यो पैरालंपिक से भी बहुत अच्छा रहा है। और भी आने वाले दिनों में हम हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें, उसका हौसला बढ़ाएं। चीयर फॉर भारत हैशटैग पर हैशटैग का हम यूज करें और उसको प्रोत्साहित करें ताकि हम और मेडल के साथ भारत का गौरव बढ़ा सकें। वहीं भारत सरकार और त्रिपुरा सरकार NELFT और ATTF के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हम सभी के लिए खुशी की बात है कि 35 वर्षों से चल रहे संघर्ष के बाद आप हथियार छोड़कर मुख्य धारा से शामिल हो गए हैं और संपूर्ण त्रिपुरा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पीएम मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने शांति और संवाद के जरिए सक्षम और विकसित पूर्वोत्तर का विजन देश के सामने रखा है। शांति के लिए इस महत्वपूर्ण समझौते के कार्यक्रम पर उपस्थित त्रिपुरा के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह जी, मेरे मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, राजा साहब, मुख्य सचिव त्रिपुरा और मेरी लेफ्ट साइड पर बैठे हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री तपन डेका जी, एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट श्री पीयूष गोयल जी, हमारे शांति वार्ताकार जो उपस्थित हैं और NLFT और ATTF के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था
ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में, अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि जाति और धर्म को देखकर तबादले किए जा रहे हैं। आज महिलाओं के उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। डे वन से कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान से दिए हुए अधिकारों को छीना जा रहा है, संविधान जिन अधिकारों हक की बात कर रहा है उनको छीना जा रहा है। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआई लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं है? और सोचिए, बाराबंकी की पुलिस समझौता करा रही 1 लाख रुपए देकर के, और फिर बीएचयू जैसी घटना जहां हुई, जो दोषी थे, अपराधी, उनका स्वागत होगा। सोचिए आप, उनका स्वागत हो रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दें उसको। जब इतने ही नाम बदले जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन इस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। पीड़ित परिवार के पास कोई भी जाता नहीं है। हम खुद कई घटना स्थलों पर गए हैं, अधिकारियों से बात भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। तो हम तो शुरू दिन से कहते रहे कि इन लोगों से जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मांझी कह रहे हैं कि 2005 के पहले सीएम आवास से आरक्षण दिया जाता था अपराधियों को। बेकार की बात है, कहानी है, क्या है, सबूत क्या है? ये सब खाली इधर का उधर, इधर का। अरे तुम लोग सत्ता में बैठे हो, तुम लोग कोरोना ने आए, क्यों नहीं आप जो है बिहार में अपराधियों को पकड़ने का काम करता है? अभी कहाँ बैठे हुए अपराधी? कई ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार तो हम लोगों ने फोटो भी सार्वजनिक किया है। ये बालिका गृह वाले कौन थे भाई? सृजन घोटाले वाले कौन लोग थे? किनके साथ बैठ के मौज मस्ती करते थे? क्या होता था? कितने अपराधी जो है सीएम हाउस में बैठे, जिसका तस्वीर हमने जारी किया था। तो ये सब बेकार की बातें हैं, उनको कुछ बोलने को है क्या? खैर जो भी बात है, लेकिन जो वर्तमान जो स्थिति है भयावह हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार यानी कि 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर के रामबन पहुंचे। यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि एक बात तो मान लीजिए कि यहां कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार आने वाली है। निश्चित है ये होने जा रहा है। हमारा पहला काम सभी सरकारी रिक्तियों को भरना और आयु सीमा को 40 साल कराना है। हम दैनिक वेतन भोगियों को नियमित और स्थायी करेंगे और उनकी आय बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर 2 स्टेट बनाए गए। तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को
जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी थी तो प्रदेश की आर्थिक हालात ठीक नहीं थी। प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसका मुख्य कारण था कि भाजपा द्वारा चुनावों से पहले फ्रीबीज बांट दी गई। और 2022 को जब हमारी सरकार बनी थी, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इस आर्थिक संकट का मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों से पहले जो फ्री वीज बांट दी गई, ये उनका मुख्य कारण था। और इसके पीछे जब सभी के बिजली बिल माफ कर दिए गए और प्रत्येक परिवार को 125 यूनिट मुफ्त में बिजली प्रदान कर दी गई 1 मीटर पर, तो अगर किसी परिवार के 4 सदस्य थे तो 4 मीटर पर 600 यूनिट बिजली फ्री उस परिवार को मिलती रही। किसी प्रकार से कोई सोच नहीं की गई। चुनावी वर्ष था, फटाफट प्रदेश के खजाने को लुटाने का दायित्व पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने किया। फिर पानी के बिल सारे माफ कर दिए गए और जो बड़े होटल थे उन्हें 1 रुपया सब्सिडी प्रति यूनिट बिजली के हिसाब से दी गई। चुनाव को सिर्फ 4 महीने रह गए तो 600 संस्थान खोल दिए गए। जो संस्थान चले थे वहां से कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रांसफर करके उनको संस्थान को चलाने की कोशिश की गई। इन सब के बांटने के बाद भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने मुफ्त पानी लेने के बावजूद भी, मुफ्त बिजली लेने के बावजूद भी और 50% महिलाओं को बस किराए में छूट देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने दी। 2019-20 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे, 2018-19 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो फ्री वीज बांटी गई उससे वहीं राजद के द्वारा बिहार में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर शुरू किए गए आंदोलन पर बिहार सरकार में पीएचडी मंत्री नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि राजद को नैतिक आधार पर कानून व्यवस्था के सवाल पर बोलने का अधिकार नहीं है। बिहार के लोग 90 के दशक को नहीं भूले हैं। छपरा के प्रसिद्ध ईसु आपुर मेले में हजारों की भीड़ थी और छज्जे पर खड़े लोग
ऑर्केस्ट्रा का आनंद ले रहे थे। वहीं छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। फिलहाल घटना की सूचना नजदीकी थाने पुलिस को दी गई। मिली जानकारी के अनुसार सारण जिले में महावीरी जुलूस के दौरान मंगलवार की रात में बड़ी घटना हुई है। बताया जा रहा है कि सुआपुर मेले में ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया था। हजारों की भीड़ जुटी थी। इस दौरान एक घर का छज्जा गिर गया, जिससे ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। वहीं बिहार में भले ही शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए लाख दावे किए जाएं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जहां मात्रा जर्जर विद्यालय के कमरे में पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। वैशाली जिले के महनार नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय ईशाहपुर टेक की लाचार व्यवस्था है, जहां विद्यालय के जर्जर भवन में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने को बेबस नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर विद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार शिक्षा विभाग एवं अन्य पदाधिकारियों को सूचना पत्र लिखा गया है, लेकिन विभाग ने आज तक कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। विद्यालय के कक्षा 5 की छात्रा कल्याण कुमारी ने बताया कि धूप या वर्षा हम लोगों को काफी समस्या होती है। विद्यालय का एक कमरा होने से बच्चों को बाहर जमीन और बरामदे पर बैठाया जाता है और वर्षा होने पर बच्चों की छुट्टी की जाती है। वहीं कक्षा 4 की छात्रा सबनम एवं अन्य बच्चों का कहना है कि विद्यालय का कमरा पूरा टूटा हुआ है और हमेशा डर बना रहता है। वहीं इस संबंध में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक करुण कुमार ने बताया कि विद्यालय में मात्र एक ही कमरा है, वो भी पूरी तरीके से जर्जर हालत में है, जिसमें पहली से 5वीं तक के क्लास में टोटल 115 बच्चे नामांकित हैं। उन्होंने बताया कि सभी जगह इस बारे में लिखा गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बहुत बच्चे आते हैं तो बाहर बैठाते हैं, बरामदा पर बैठाते हैं, धूप आता है तो एक बार उधर करते हैं, एक बार उधर गाड़ी बिछाते हैं। वर्षा पड़ता है तो छुट्टी कर देते हैं। वर्षा में छुट्टी हो जाता है। यस, धूप नहीं लगता है बैठी हो? लगता है सर, ऊपर से ना कचरा भी लगता है। अच्छा, वो पेड़ है। कौन क्लास में हो? क्या नाम है? स्कूल का ही दिक्कत है। 5 क्लास तक के यहाँ कार्यरत विद्यार्थी है। एगो रूम है, पीपल के छाँव में पढ़ाई होता है। विद्यार्थी को बहुत अच्छी होता है दिक्कत। धूप में जाइए तो बारिश में जाइए, इधर जाइए तो उधर जाइए। सालों साल से आवेदन देते आ रहे हैं, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बिल्डिंग भी जर्जर है, बहुत दयनीय स्थिति में पूरा जर्जर है। कोई विभाग के वरीय पदाधिकारी आए यहाँ? पूरा विभाग को दिया हुआ है, सालों साल से देते आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। एप्लीकेशन मेरे पास है। तो आप लोग का बच्चा आता है, डर नहीं लगता है कि बच्चा जर्जर स्कूल में पढ़ रहा है? उसको देखते हुए कुछ बाहर बैठता है, कुछ भीतर बैठता है। डर तो लगता ही है, कोई जर्जर स्थिति में है। क्या मांग है आप लोग का? मांग है जो जल्द से जल्द यहाँ रूम बने। 5 क्लास तक की विद्यार्थी है। एगो पूर्व से एक ही रूम बना और यहाँ 5 क्लास तक प्राइमरी विद्यालय का मंजूरी सरकार द्वारा दिया गया और 5 क्लास एक रूम में चलने में बहुत कठिनाई होती है। और रूम भी आज से 35 वर्ष पहले बना, जो अब जर्जर हालत में हो गया है। और कुछ बच्चे को बरामदे पर, कुछ रूम में, कुछ पीपल के पेड़ के छाया में बैठाकर अध्ययन कराया जाता है। बताया जा रहा है कि धूप आता है तो बच्चा लोग को वर्षा में छुट्टी भी दे दिया जाता है। छुट्टी मजबूर हो जाना पड़ता है। और भूमि दाता द्वारा वर्ष 83 में जो दान दिया गया, वह स्कूल उनके भूमि के नाम पर मंजूरी मिल गया, लेकिन अब निर्माण जैसे कुछ बोरिंग हो गया है, कुछ अंश बना हुआ है और आगे 4 दीवारी बनाकर उसमें विद्यालय बने, इसके लिए वो अवरोध करते हैं। क्या मांग है आप लोग का? और जबकि गवर्नर ऑफ बिहार के नाम से दाखिल खारिज हो चुका है। मांग यही है जो यहाँ पर सरकारी फंड मिले और विद्यालय का निर्माण हो और प्रशासन द्वारा इसमें मदद की ज़रूरत है।
जो अवरोध पैदा करते हैं उसको प्रशासनिक मदद से ही बन सकता है। एक ही कमरा है और काफी जर्जर है। बारिश के दिनों में छत से भी पानी टपकता है। देखिए, देखा जाए कि खिड़की भी पूरा टूट के और वहाँ का दीवार भी धंस चुका है, जिसको रिपेयर कराया है, लेकिन रिपेयर कराने लायक भी यह नहीं है। यह भवन कब गिर जाएगा हम कई बार अपना विभाग को लिख के दे चुके हैं, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। भवन बनना इतना जरूरी है। बारिश होती है, काफी बारिश जब तेज होता है तो नीचे पूरा पानी पानी हो जाता है कमरा में। अब एक ही कमरा है, बच्चा को खड़ा भी नहीं रख सकते हैं, इसलिए मजबूरन बच्चे को छुट्टी करना पड़ता है। हम विभाग में कभी लिखे? विभाग में सर मैं कितना बार लिख दिया, बीओ मैडम को लिख के दिए, मैडम भी यहाँ आई, डीओ साहब को भी लिखे। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।